गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईडुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट क्यूक बुक से हिस्ट्री सेक्शन डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले 4 चैप्टर हो चुके हैं आधुनिक भारत के। ये आधुनिक भारत का चैप्टर 5 है और इसका नाम है भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति एवं उसका प्रभाव। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से। सबसे पहले भूमिका देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही परिलक्षित होने लगा था। उत्तरवर्ती जो मुगल शासक थे उन्होंने उस समय यूरोपीय व्यापारियों को जो उदारतापूर्वक रियायतें दी थी, इससे स्वदेशी व्यापारियों के हितों को बहुत ही नुकसान पहुंचा था। अंग्रेजों ने प्लासी और बक्सर युद्ध के बाद भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। फलतः भारतीय अर्थव्यवस्था अधिशेष तथा आत्मनिर्भरता मूलक अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। ठीक है, अंग्रेजों की जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था कि अपने उद्योगों के लिए भारत से कच्चा माल प्राप्त करना और अपने उत्पादों को भारतीय बाजार में बेचना था। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी पक्षों को केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयोग किया था। परिणाम स्वरूप भारत एक निर्यातक देश से आयातक देश बन गया। तो हम देखते हैं भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, जो कि 3 चरणों में बटा हुआ है। तो एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। उपनिवेशवाद एक विस्तारवादी अवधारणा है जिसके तहत किसी देश का आर्थिक शोषण एवं उत्पीड़न होता है। इसके तहत एक राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना पर नियंत्रण किया जाता है। नियंत्रण करने वाला देश मातृ देश कहलाता है। इस तरह उपनिवेश के अंदर बनाई गई नीतियों का मुख्य लक्ष्य मातृ देश, जो औपनिवेशिक शक्ति होती है, उसको लाभ पहुंचाना होता है। इस दृष्टि से ब्रिटिश ने अपने भारतीय उपनिवेश से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए समय समय पर विभिन्न नीतियाँ बनाई। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। तो ये तीनों चरण को ही हमें पढ़ना है। उपनिवेशवाद का प्रथम चरण देखते हैं तो यह वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण था, जो 1757 से 1813 तक चला। अब 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। इसके बाद इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। यहीं से भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत मानी जाती है। उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में ब्रिटिश कंपनी का पूरा ध्यान आर्थिक लूट पर ही केंद्रित रहा। फलतः इस चरण में व्यापारिक एकाधिकार के लिए पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी कंपनियों से कई युद्ध लड़ने पड़े। इस चरण में ब्रिटिशों के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं, देखते हैं। तो भारत के व्यापार पर एकाधिकार करना, राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर राजस्व प्राप्त करना और कम से कम मूल्यों पर वस्तुओं को खरीदकर यूरोप में उन्हें अधिक से अधिक मूल्यों पर बेचना। ठीक है, तो इस चरण में इनके प्रमुख उद्देश्य थे और भी हैं। अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को हर संभव तरीके से बाहर निकालना, पूंजी निवेश के माध्यम से लाभ कमाना। यहाँ पूंजी निवेश से तात्पर्य है कि बंगाल से प्राप्त राजस्व से कंपनी द्वारा भारतीय वस्तुओं की खरीद कर उसको यूरोप में निर्यात कर मुनाफा कमाना। ठीक है, तो बंगाल से जो राजस्व प्राप्त होता था उसी से भारतीय वस्तुओं को खरीदते थे और उसको यूरोप में जाके निर्यात कर मुनाफा कमाते थे। वस्तुतः इसके माध्यम से अब भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन लाने की आवश्यकता नहीं रही। भारतीय प्रशासन परंपरागत न्यायिक कानूनों, यातायात, संचार तथा औद्योगिक व्यवस्था में विशेष मौलिक परिवर्तन किए बगैर पूंजी प्राप्त करना। कंपनी ने आर्थिक कोष बढ़ाने के लिए विजित क्षेत्रों के स्थानीय जनता पर कर लगाए। प्लासी के युद्ध के बाद जीते गए क्षेत्र जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि की सरकारी आय पर कंपनी का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। ब्रिटिश की आर्थिक नीति से उद्योग धंधों का ह्रास हुआ। परिणामतः अब राष्ट्रीय धन का एकमात्र स्रोत कृषि रह गया और अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहने लगी। नेक्स्ट है किसानों से वसूली गई राशि लगान के रूप में जो वसूली जाती थी, अंग्रेजों द्वारा वस्तुओं और कीमती धातुओं के रूप में इंग्लैंड और यूरोप को निर्यात कर दी जाती थी। भारत की लूट इंग्लैंड में पूंजी संचय का अप्रत्यक्ष स्रोत थी। इस प्रकार
उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में कंपनी का एकमात्र उद्देश्य किसी तरह यहाँ से धन को लूटना था। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने टिप्पणी की कि अब बंगाल में खुला तथा बेशरम लूट का काल आरंभ हुआ। तो ये किसने कहा है? पर्सिवल स्पीयर ने टिप्पणी करी थी। 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के.एम. पडिक्कर ने डाकू राज कहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चरण आते हैं उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण, जिसे औद्योगिक पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है। यह 1813 से 1858 के बीच माना जाता है। 1813 में भारत के व्यापार से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। इसके पश्चात औद्योगिक पूंजीवाद द्वारा भारत के शोषण का नया रूप सामने आया। इस चरण में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई गई। वस्तुतः इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना हुई। विदित है कि 1765 से 1785 के बीच अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुए, जैसे कताई की मशीन, स्टीम इंजन, पावर लूम, वाटर फ्रेम इत्यादि। उद्योगों की स्थापना होने से जहां एक तरफ कच्चे माल एवं खाद्यान्न की आवश्यकता महसूस हुई, वहीं दूसरी तरफ कारखाना निर्मित उत्पादकों की बिक्री के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता भी पड़ी। परिणाम स्वरूप इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ब्रिटिश ने भारत में नई नीतियां लागू की। 1813 का चार्टर एक्ट पारित करके भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। चाय और चीन से व्यापार को छोड़कर कंपनी का भारतीय क्षेत्र से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया और प्रत्येक ब्रिटिश व्यापारी के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया गया। अब भारत कच्चे माल का निर्यातक एवं तैयार माल का आयातक बनकर रह गया। 1813 के बाद अतिरिक्त निर्यात के अलावा कंपनी ने होम चार्जेज भी लागू कर दिए और अन्य खर्चों के अतिरिक्त चार्जेज में भारतीय ऋण पर ब्याज भी शामिल था। इस प्रकार भारत की संपत्ति को निचोड़ कर इंग्लैंड भेजा जाने लगा। इस तथ्य को एक अंग्रेज अधिकारी जॉन सुलीवान ने स्वीकारते हुए कहा है कि हमारी प्रणाली ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु सोख लेती है तथा उसे फिर टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? जॉन सुलीवान के द्वारा कहा गया है। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाने के बाद सस्ती लागत पर तैयार ब्रिटेन के कपड़ों को भारतीय बाजारों में भेजा जाने लगा। ये कपड़ों मिलों में तैयार होते थे, इसलिए हाथ से बने भारतीय कपड़ों से सस्ते होते थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी कपड़ों की सस्ती कीमतों के आगे भारतीय महंगे कपड़े टिक नहीं सके। फलतः भारतीय वस्त्र उद्योग का पतन हो गया। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन एवं कच्चे माल के लिए अधिक से अधिक उत्पादन के लक्ष्य से अंग्रेजों ने भूमि व्यवस्था में प्रयोग करने शुरू किए। फलतः अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जैसी नई व्यवस्थाएं लागू अपनाई गई। स्मरणीय है कि जहां एक ओर अस्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों की दूरगामी नीति का हिस्सा था, वहीं दूसरी ओर रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के किसानों के शोषण की चरम अवस्था थी। देश में खाद्यान्न फसलों की जगह अब वाणिज्यिक फसलों को अधिक उगाया जाने लगा। परिणाम स्वरूप देश में अनाज की कमी से खाद्यान्न की मूल्य में वृद्धि हो गई। इस चरण की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रेलवे का विकास था। हालांकि रेलवे का विकास भारत की प्रगति की दृष्टि से नहीं, बल्कि अंग्रेजों की सामरिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के कारण किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत से कच्चे माल के निर्यात और ब्रिटिश कारखानों में उत्पादित माल के आयात तथा इसके आंतरिक विक्रय के लिए देश में परिवहन साधनों के विकास की आवश्यकता थी। इसके विकास का दूसरा कारण ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा हेतु सेना को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाना था, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध होने वाले किसी भी विद्रोह को बिना किसी विलंब के कुचला जा सके। अब इसका परिणाम देख लेते हैं। कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, जिसमें नील, कपास, अफीम, चाय, जूट, कॉफ़ी आदि के उत्पादन हेतु कृषकों को मजबूर किया गया। फलतः भारत में खाद्यान्न की कमी बढ़ने लगी। इसके अलावा आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया गया, जिससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में असमानता आई। भारतीय हस्तशिल्प कुटीर उद्योग का पतन होने लगा। उद्योग धंधों का विनाश होने से भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी आदि में बढ़ोतरी हुई। तो ये सभी परिणाम हुए।
अब महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा है, विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई। ये इनके द्वारा कहा गया कथन है। अब थोड़ा सा रेलवे के विकास के बारे में देख लेते हैं। 1846 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा सैन्य यातायात हेतु पहली बार भारत में रेलवे के विकास की बात की गई। भारत में रेलवे के विकास का प्रथम चरण 1849 से 1864 तक माना जाता है। 1849 से 1864 तक माना जाता है रेलवे के विकास का प्रथम चरण। 1849 में पहली रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज तक बिछाई गई। 1853 में डलहौजी मेमो से रेलवे के विकास में तीव्रता आई और उल्लेखनीय है यह है कि निवेश की शुरुआत सार्वजनिक कंपनियों ने नहीं बल्कि निजी कंपनियों ने की। निवेश को आकर्षित करने के लिए उन्हें 5% ब्याज की गारंटी दी गई। 1853 में पहली रेल बम्बई से थाने के बीच चलाई गई। 1856 में भारत में विदेशी निवेश की शुरुआत रेलवे के संदर्भ में ही हुई। सार्वजनिक ऋण द्वारा धन एकत्र किया गया। 1869 तक रेलवे प्रबंधन के लिए 33 कंपनियां थीं, जिसमें 24 निजी थी और 5 सरकारी व 4 देशी रियासतों की थी। इन कंपनियों से यह समझौता हुआ कि 25 साल बाद रेलवे लाइन सरकार को सौंप दी जाएगी। राज्य सरकार ने राज्य के द्वारा रेलवे निर्माण व स्वामित्व पर बल दिया। 1879 में लीटन के कार्यकाल में सबसे पहले पूर्वी रेलवे को खरीदा गया। 1903 में कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की, जिससे इससे संबंधित कई अनुशंसाएं प्रस्तुत की। स्मरणीय है कि रेलवे का तीव्रतम विकास कर्जन के शासनकाल में हुआ। एक वर्थ आयोग 1921 से 22 की रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। 1947 में आज़ादी से पहले केसी नियोगी की अध्यक्षता में रेलवे वित्त से संबंधित तथ्यों के निरीक्षण के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस पर टिप्पणी की गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा, जिस देश में लोहा और कोयला मौजूद हो वहां अगर तकनीक पहुंचा दी जाए तो उस देश को आधुनिकीकरण से नहीं रोका जा सकता है। अर्नाल्ड ने कहा है, भारत में रेलवे ने वह कर दिखाया जो अकबर व टीपू जैसे निरंकुश शासक न कर पाए, वे भारत को एकीकृत न कर सके। तिलक ने क्या कहा है, भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना है। तो ये सभी इनकी टिप्पणियाँ थी। अब उपनिवेशवाद का तृतीय चरण देखते हैं। पहले 2 चरण देख चुके हैं हम लोगों ने। तृतीय चरण को वित्तीय पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है और यह 1858 से 1947 तक रहा। उपनिवेशवाद का यह चरण प्रथम 2 चरणों की ही तार्किक परिणति थी, जिसके अंतर्गत उन चरणों की शोषण प्रक्रिया तो जारी रही किंतु उसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया। ठीक है। 1857 के विद्रोह, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बदलाव, इंग्लैंड के बाहर अन्य यूरोपीय देशों में बढ़ते औद्योगिकरण से प्रतिस्पर्धा आदि कारणों ने भारत में उपनिवेशवाद के एक नवीन चरण को जन्म दिया, जिसे वित्तीय पूंजीवाद की संज्ञा दी जाती है। अब आगे देखते हैं। ब्रिटिश निवेशकों ने इस चरण के दौरान निवेश के लिए जिन क्षेत्रों को चुना उसमें वित्त बाजार प्रमुख था। इसके तहत बैंकों तथा बीमा कंपनियों की स्थापना की गई। निवेश के अन्य क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बागान, जूट उद्योग तथा जहाजरानी प्रमुख थे। सबसे रोचक पहलू इस वित्तीय पूंजीवाद के दौरान यह रहा कि ब्रिटिश निवेशक ने उन उद्योगों, सूती वस्त्र, इस्पात में निवेश नहीं किया जो आगे चलकर ब्रिटिश कंपनियों से ही प्रतिस्पर्धा करते हैं। वित्तीय पूंजीवाद के दुष्परिणामों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले से ही अधिक खोखला बना दिया। इस दौरान भारतीयों को सार्वजनिक ऋण पर ब्याज की अदायगी करनी पड़ी, जिससे पूंजी निर्माण व निवेश की प्रक्रिया कमजोर होती चली गई। स्वदेशी उद्योगों तथा कृषि के विकास को इस विदेशी वित्तीय पूंजीवाद ने पनपने नहीं दिया। फलतः भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था से संलग्न एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मात्र बनकर रह गई। अब इसका परिणाम देख लेते हैं। वित्तीय पूंजीवाद के दुष्प्रभावों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले से अधिक खोखला बना दिया। सार्वजनिक ऋण पर भारत को ब्याज व लाभांश भी देना पड़ता था। भारतीयों को स्वशासन एवं राजनैतिक हिस्सेदारी के लिए अयोग्य माना जाने लगा। आधुनिक समाज संस्कृति पर राजनीतिक विचारों को हतोत्साहित किया गया।
क्योंकि इससे उपनिवेशवाद विरोधी विचारों के पनपने का खतरा था। नेक्स्ट है भारतीय हितों और भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद की टक्कर ने एक शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था। देखते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार और सुदृढ़ीकरण हेतु कंपनी को अत्यधिक धन की जरूरत थी। कच्चे माल की खरीदारी, सिविल तथा सैनिक अधिकारियों के वेतन तथा भारतीय ग्रामों व दूर दराजों के क्षेत्रों में अधिकार के लिए कंपनी को भारतीय राजस्व की आवश्यकता थी, जिसका प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध की राजनैतिक अस्थिरता ने ग्रामों के सामान्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा सूबे के दीवानी अधिकार मिल जाने पर राजस्व वसूली के लिए इन क्षेत्रों में अलग अलग दीवान नियुक्त किए गए। इन नायब दीवानों द्वारा लगान वसूली का कार्य ठेकेदारों को दे दिया गया। इसके माध्यम से ठेकेदारों ने मनमाना कर कृषकों से वसूल किया और कंपनी को उनके द्वारा निश्चित रकम अदा की गई। इस व्यवस्था में जमींदार भी ठेकेदारों के नियंत्रण में आ गए, जिसने उनकी वित्तीय स्थिति को बिगाड़ दिया। कालांतर में लगान व्यवस्था में व्याप्त असंगतियों के कारण वारेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में द्वैत शासन का अंत कर राजस्व वसूली का काम स्वयं कंपनी की देखरेख में शुरू किया। अब देखते हैं इजारेदारी प्रथा, फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, 1772 में एक 5 वर्षीय इजारेदारी प्रथा चालू की गई। इस नई व्यवस्था फार्मिंग सिस्टम के अनुसार नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले भू राजस्व वसूली का ठेका दिया जाता था। इस पद्धति में जमींदारों को अलग रखा गया, क्योंकि वारेन हेस्टिंग का मानना था कि इसमें जमींदारों को शामिल करने का अर्थ होगा सरकार को भू राजस्व की एक बड़ी दर से वंचित रह जाना। परंतु इस व्यवस्था के परिणाम हानिकारक रहे। इस भू राजस्व की रकम तो बढ़ गई, पर वास्तविक वसूली प्रतिवर्ष घटती बढ़ती रहती थी। यह योजना भी कृषि की उन्नति, कृषकों का शोषण बंद करने और कंपनी की धन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सके। चूँकि जमींदारों का ग्रामीण क्षेत्रों में वर्चस्व था और वे भू राजस्व के विशेषज्ञ थे, अतः उनके सहयोग के बिना यह योजना सफल न हो सके। आगे देखते हैं, इस 5 वर्षीय ठेकेदारी योजना के असफल होने के बाद वारेन हेस्टिंग ने 1776 में इसे 1 वर्षीय कर दिया। इसमें जमींदारों को प्राथमिकता दे दी गई। अब ठेकेदारी 1 वर्ष के लिए ही दी जाती थी। ठीक है, इसी समय ब्रिटेन अपना अमेरिकी उपनिवेश खो चुका था, अतः वह भारतीय उपनिवेश को मजबूत बनाने की ओर प्रयासरत था। इन्हीं परिस्थितियों में वारेन हेस्टिंग के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कॉर्नवालिस का आगमन होता है। कॉर्नवालिस ने यह अनुभव किया कि कृषि अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण कंपनी की राजस्व दर में उतार चढ़ाव आ रहा है। फलतः भू राजस्व के लिए नई व्यवस्था को लाया गया, जिसे अब आगे देखते हैं, जमींदारी अस्थायी इस्तेमारी व्यवस्था जिसे कहते हैं। 1790 में कॉर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसमें भूमि का स्वामी तथा लगान वसूली का अधिकार जमींदार को ही माना जाता था। अतः इसे जमींदारी या मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है, 1793 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को बदलकर अस्थायी कर दिया, क्योंकि उसका आकलन था कि भू राजस्व संबंधी प्रयोगों के लिए 10 वर्ष का समय अल्प है। ठीक है, लगान वसूली का 10/11 भाग सरकार का और 1/11 भाग जमींदारों हेतु नियत होता था। ठीक है, इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी क्या थी? यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जमींदार किसानों से कितना लगान वसूल करें, जिससे अधिक लगान वसूली का फायदा जमींदारों को मिला, सरकारों को नहीं, और इसका परिणाम हुआ कि जमींदारों का किसानों पर शोषण बढ़ने लगा। आगे बढ़ते हैं, 1793 के विनियम 14 द्वारा सरकार को जमींदार की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल गया और 1794 में सूर्यास्त का नियम लागू कर दिया गया, अर्थात नियत समय तक यदि सरकार के पास लगान या राजस्व नहीं पहुंचा तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। यह सूर्यास्त कानून था। यह व्यवस्था भारत के 19% भाग पर लागू की गई, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अतिरिक्त बनारस व उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र भी शामिल थे।
अब इसका प्रभाव देख लेते हैं। 1812 तक संशोधनों के द्वारा जमींदारों को यह अधिकार दे दिया कि लगान न देने वाले किसानों की जमीन बिना न्यायालयों की पूर्व अनुमति के वे जब्त कर सकते हैं। ठीक है, इससे किसान अब कृषक दास में बदल गए। सूर्यास्त के नियम के कारण नए वर्गों जैसे व्यापारी, साहूकार आदि जमीन खरीदकर जमींदार बनने लगे, जिससे अनुपस्थित या दूरवासी जमींदारों का उदय हुआ। जमीनों की नीलामी के कारण उपसामंतीकरण का उदय हुआ। अस्थायी होने के कारण कृषि की अनुकूल या प्रतिकूल पैदावार होने के बावजूद इसकी दरों में परिवर्तन नहीं किया गया, जिससे सरकार को भी हानि हुई। अंग्रेजों को यह लाभ तो हुआ कि उन्हें अस्थायी रूप से लगान की सुनिश्चितता प्राप्त हो गई, जिनका प्रयोग उन्होंने साम्राज्य विस्तार व स्त्रीकरण में किया और कृषि व्यवस्था में निवेश या ध्यान न देकर सारा ध्यान व्यापार की उन्नति में लगाया। ध्यातव्य है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जमींदारों द्वारा लगान वसूली को मान्यता दी गई थी, अतः इस व्यवस्था को समर्थन मिला। अभी अंग्रेजों को न तो भारतीय कृषि व्यवस्था का ज्ञान था और न ही उनके पास इतने अधिकारी थे कि वे अपने दम पर राजस्व व्यवस्था को चला सकें। अंग्रेजों को भारत में जमींदारों के रूप में एक सामाजिक मित्र मिल गया, जो दिल से चाहता था कि अंग्रेज यहाँ बने रहें। इसीलिए 1857 के महाविद्रोह में जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये सभी उसके प्रभाव हुए थे। नोट में देख लेते हैं। आरसी दत्त व राजा राम मोहन राय जैसे विद्वान इस व्यवस्था के समर्थक थे। आरसी दत्त ने तो इसे पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की थी। परवर्ती काल में 1945 की जमींदारी व्यवस्था की जांच के लिए फ्लाउड कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि इस व्यवस्था में अनेक खामियां हैं, अर्थात इस रिपोर्ट में अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई। तो इस तरह अस्थायी बंदोबस्त देखा और इसका प्रभाव देख लिया। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी माना जाता था और लगान जमा करने का दायित्व भी किसानों को ही दिया गया। चूँकि यह व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से किसानों या आम जनता के साथ लागू की गई थी, अतः इसे रैयतवाड़ी कहा गया। यदि किसान निर्धारित लगान जमा नहीं कर पाता था तो उसे भू स्वामित्व से वंचित कर दिया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। ठीक है, 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया। यहाँ इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो का मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई तथा 1858 तक यह संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू हो गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था। यह 30 वर्षों के लिए लागू की गई और इसकी दर 1/3 निश्चित करी गई थी। नोट देखते हैं। सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य बिचौलियों के वर्ग को समाप्त करना था। ऐसा इसलिए क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त में निश्चित राशि से अधिक वसूल की गई सारी रकम जमींदारों द्वारा हड़प ली जाती थी तथा सरकार की आय में कोई वृद्धि नहीं होती थी। अतः आय में वृद्धि के लिए सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया ताकि वह बिचौलियों द्वारा रखी जाने वाली राशि को स्वयं प्राप्त कर सके। ठीक है, ताकि वह बिचौलियों को जो मिलने वाली राशि थी उसको वो स्वयं प्राप्त कर सके। अब इसका प्रभाव देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में यह तर्क दिया गया कि यह व्यवस्था भारतीय कृषकों एवं भारतीय कृषि के अनुरूप है, किंतु वास्तविकता इससे भिन्न थी। व्यवहारिक रूप में अगर हम देखते हैं तो यह व्यवस्था भी जमींदारी व्यवस्था से कम हानिकारक नहीं थी। इस व्यवस्था ने ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया तथा जमींदारों का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। सरकार ने अधिकाधिक राजस्व वसूलने के लिए मनमाने ढंग से भू राजस्व का निर्धारण किया तथा किसानों को बलपूर्वक अधिक उत्पादन के लिए बाध्य किया। इस व्यवस्था के तहत किसान पर भूमि पर तब तक ही स्वामित्व रहता था जब तक कि वह लगान की राशि सरकार को निश्चित समय के भीतर अदा करता रहे, अन्यथा उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। अधिकांश क्षेत्रों में अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए लगान की दरें ऊंची रखी गई थी। तो इस तरह हमने दो व्यवस्था देख लिया, स्थायी बंदोबस्त और
रैयतवाड़ी। अब देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का तात्पर्य गांव है। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था, जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। इसने 1819 के अपने प्रतिवेदन में महालवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किया, जिसे सर्वप्रथम 1822 में कानूनी रूप से लागू किया गया। 1833 में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे बेहतर रूप में सामने आई। यह व्यवस्था कहाँ कहाँ लगी हुई थी, तो यह मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में लागू की गई तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का 30% भाग सम्मिलित था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था तथा महाल के समस्त भूस्वामियों के भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था। इसमें गांव के लोग अपने मुखिया या प्रतिनिधित्व के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के अंदर लगान की अदायगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते थे। अब देखते हैं इसका प्रभाव। महालवाड़ी व्यवस्था की सबसे प्रमुख दोष यह था कि इसने महाल के मुखिया या प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। किसानों को भूमि से बेदखल कर देने के अधिकार से उनकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई। इस व्यवस्था का दूसरा दोष यह था कि इससे सरकार एवं किसानों के प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गए। इस पद्धति के अंतर्गत लगान का निर्धारण अनुमान पर आधारित था और इसकी विसंगतियों का लाभ उठाकर कंपनी के अधिकारी अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग गए तथा कंपनी को लगान वसूली पर अधिक खर्च करना पड़ा। परिणाम स्वरूप यह व्यवस्था बुरी तरह विफल रही। अब देखते हैं ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ प्रथाएं। ठीक है, 3 कठिया प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ददनी प्रथा क्या है? इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को एक मामूली सी रकम अग्रिम या पेशगी देकर करारनामा लिखाते थे, जो बाजार भाव से बहुत कम दाम पर हुआ करता था। ठीक है। अब दुबला हाली प्रथा। यह प्रथा भारत के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्यतः सूरत में प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत दुबला तथा हाली कहलाने वाले भूदास अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति का और स्वयं का संरक्षक मानते थे। तो ये था भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ प्रथाएं थी। अब निष्कर्ष देखते हैं। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों का उद्देश्य अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति करना था। फलतः ऐसी स्थिति में भू राजस्व की जो भी पद्धति लागू की गई उसमें किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। चूँकि किसान गाँवों में रहता था और भारत की बहुसंख्यक जनता कृषि से संलग्न थी, अतः किसानों के निर्धनीकरण से गांव निर्धन हुए। परिणामतः ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों से असंतोष उपजा। उसे समय समय पर होने वाले किसान एवं जनजाति विद्रोह के रूप में देखा जा सकता है। तो इस तरह ये भू राजस्व व्यवस्था कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कृषि का वाणिज्यीकरण देखते हैं। कृषि का वाणिज्यीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत खाद्यान्न फसलों के स्थान पर बाजार आधारित फसलों को उपजाया जाता है, जैसे कपास, तंबाकू इत्यादि। ठीक है। एडम स्मिथ के अनुसार वाणिज्यीकरण उत्पादन को प्रोत्साहन देता है तथा इसके परिणाम स्वरूप समाज में समृद्धि आती है। किंतु औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत लाए गए वाणिज्यीकरण ने जहां ब्रिटेन को समृद्ध बनाया, वहीं भारत के संदर्भ में यह उल्टा हुआ। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि के वाणिज्यीकरण को जिन कारणों ने प्रेरित किया वे निम्नलिखित हैं। इसके कारण देख लेते हैं। फर्स्ट है, भारत में भू राजस्व की रकम अधिकतम निर्धारित की गई थी। परंपरागत फसलों के उत्पादन के आधार पर भू राजस्व की इस रकम को चुका पाना किसानों के लिए संभव नहीं था। ऐसे में नकदी फसल के उत्पादन की ओर उनका उन्मुख होना स्वाभाविक था। सेकेंड है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई थी तथा ब्रिटिश उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल की जरूरत थी। यह सर्वविदित है कि औद्योगिकरण के लिए एक सशक्त कृषि आधार का होना जरूरी है। ब्रिटेन में यह आधार कमजोर होने के कारण ब्रिटेन में होने वाले औद्योगिकरण के लिए भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का व्यापक दोहन किया गया। किसानों में मुनाफा प्राप्त करने की उत्प्रेरणा भी कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रेरित करने वाला
एक कारक माना जाता है। औपनिवेशिक सरकार ने भारत में उन्हीं वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया जिनकी उन्हें ज़रूरत थी। उदाहरण स्वरूप कैरेबियाई देशों से नील के आयात की निर्भरता को समाप्त करने के लिए उन्होंने भारत में नील की खेती को बढ़ावा दिया। इसी प्रकार चीन को निर्यात करने के लिए भारत में अफीम के उत्पादन पर जोर दिया। इसी तरह इटालियन रेशम पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए बंगाल में मलबरी रेशम के उत्पादन पर जोर दिया। कृषि के वाणिज्यीकरण के व्यापक प्रभाव पर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अधिकांश भारतीय किसानों पर थोपी गई प्रक्रिया थी। औपनिवेशिक सत्ता के अंतर्गत लाई गई इस व्यवस्था ने भारत में अकाल और भुखमरी की बारंबारता बढ़ा दी। किसान अब बिचौलिए और मध्यस्थों के बीच कठपुतली बनकर रह गए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यावसायिक फसलों की मांग में तेज वृद्धि होती तो इसका लाभ मध्यस्थ और बिचौलियों को प्राप्त होता, लेकिन इसके विपरीत नुकसान की स्थिति में इसकी मार किसानों को ही झेलनी पड़ती। निष्कर्षतः कृषि के वाणिज्यीकरण से ग्रामों में ऋणग्रस्तता बढ़ी, अकाल बढ़े और दक्कन में कृषि दंगे हुए। इस वाणिज्यीकरण से कृषि को कोई लाभ नहीं हुआ। अब देखते हैं धन का बहिर्गमन। धन के बहिर्गमन से तात्पर्य है उन समस्त भुगतानों से है जिनके तहत भारत की संपत्ति और संसाधनों का एक भाग ब्रिटेन भेजा जा रहा था और जिसके प्रतिफल में भारत को कोई आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त नहीं होता था। भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। उन्होंने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने लेख इंग्लैंड डेट टू इंडिया में प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को छीन रहा है। उन्होंने आगे कहा, भारत में वसूल किए गए कुल राजस्व का लगभग 1/4 भाग देश के बाहर चला जाता है तथा इंग्लैंड के संसाधनों से जुड़ जाता है और वही धन ऋण के रूप में पुनः भारत वापस आता है, जिसके लिए भारत और अधिक धन ब्याज के रूप में चुकाता है। हालांकि सर सैयद अहमद खान दादा भाई नौरोजी के इस बात से सहमत नहीं थे। नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। धन के बहिर्गमन के बारे में एक अन्य राष्ट्रवादी नेता महादेव गोविंद राणा ने भी 1872 में पुणे में व्याख्यान किया था कि राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के बाहर ले जाया जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रवादी नेता रमेश चंद्र दत्त RC दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के बहिर्गमन का उल्लेख किया है। उल्लेखनीय है कि इसी पुस्तक को भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक मानी जाती है। धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका का विशेष रूप से योगदान रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1896 में हुआ था में औपचारिक रूप से नौरोजी के धन के निष्कासन का सिद्धांत को स्वीकार किया है। 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब भी औद्योगिकरण देख लेते हैं। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में कुटीर उद्योगों की बहुलता थी। भी औद्योगिकरण का आशय इन्हीं के पतन से है, जिसमें वस्त्र उद्योग प्रमुख था। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भी औद्योगिकरण के निम्नलिखित कारण थे। फर्स्ट है इसमें कि प्लासी और बक्सर के बाद ब्रिटिश कंपनी द्वारा गुमास्तों के माध्यम से बंगाल के हस्तशिल्पियों पर नियंत्रण स्थापित करना, अर्थात उत्पादन प्रक्रिया में उनके द्वारा हस्तक्षेप करना। सेकेंड है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का रास्ता ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया। थर्ड है भारत निर्मित वस्तुओं पर अत्यधिक निर्यात शुल्क व प्रतिबंध लगाया जाता था, अर्थात भारतीय वस्तुओं के लिए ब्रिटेन के द्वार बंद किए जा रहे थे। रेलवे के विकास के द्वारा भारत में जहां कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने में सरलता हुई, वहीं ब्रिटेन में तैयार माल को भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में भी पहुंचाने का विकल्प खुल गया। विशेष क्या है, भारत में 18वीं सदी में 2 प्रकार के हस्तशिल्प उद्योग अस्तित्व में थे, एक ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग और दूसरा दस्तकारी उद्योग। भारत में ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग जजमानी या अजमानी व्यवस्था के अंतर्गत संगठित था। नगरीय हस्तशिल्प उद्योग अपेक्षाकृत अत्यधिक विकसित था।
ब्रिटिश आर्थिक नीति ने दोनों प्रकार के हस्तशिल्प उद्योगों को प्रभावित किया। हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ता गया। अंग्रेजों के आने से पूर्व बंगाल में जूट के वस्त्र की बुनाई भी होती थी, लेकिन 1835 के बाद बंगाल में जूट हस्तशिल्प की भी ब्रिटिश मशीनीकृत उद्योगों के उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्धा हुई, जिससे बंगाल में जूट हस्तशिल्प उद्योग को धक्का लगा। और औद्योगिकरण ने शहरी दस्तकारियों को विवश किया कि वे गांवों की ओर लौटें, कृषि को अपनाएं। इससे हमारा सामाजिक आर्थिक ढांचा प्रभावित हुआ। विशिष्ट यह है कि हमारा हथकरघा उद्योग इन सभी विषमताओं के बावजूद अपना अस्तित्व बचाए रखने में सफल होगा और राष्ट्रीय आंदोलन ने इसे और मजबूती दी। अब देखते हैं भारत में नए उद्योगों की स्थापना। 19वीं सदी के अंतिम या 20वीं सदी के आरंभिक दशक से हम भारत में विभिन्न आधुनिक उद्योगों की स्थापना पाते हैं। उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों ने इन उद्योगों की स्थापना वित्तीय पूंजीवाद अर्थात निवेश पर अधिक लाभ की दृष्टि से स्थापित किए। फिर भी विदेशी व्यापारियों के अधीनस्थ सहायक के रूप में भारतीयों के पास पूंजी जमा होती गई और वे भी उद्योगों की स्थापना हेतु आकर्षित हुए। परंतु भारतीय उद्योगपतियों को सरकारी प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ा और उनका प्रवेश उन्हीं क्षेत्रों में हुआ जहां ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा नहीं थी। वस्तुतः वैश्विक व आंतरिक राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार इसके संबंध बदलते रहें और विषम वातावरण में भारतीय पूंजीपति वर्ग का विकास संभव हो सका। उल्लेखनीय है कि लगभग सभी महत्वपूर्ण लाभ वाली इकाइयों में विदेशी निवेश ही अधिक रहा। उदाहरण स्वरूप बैंकिंग में 20वीं शताब्दी के पहले विदेशी पूंजी 90% से अधिक थी। तिथि क्रम की दृष्टि से भारत में विदेशी निवेश 1833 के एक्ट के बाद नील, चाय, कॉफ़ी जैसे बागानी फसलों में निवेश के द्वारा हुआ। वस्तुतः जब 1833 के एक्ट से कंपनी का चीन के साथ व्यापार पर प्रतिबंध स्थापित हो गया तो 1835 में भारत में पहला चाय बागान स्थापित हुआ और 1837 में असम चाय लिमिटेड की स्थापना हुई। 1916 में थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में एक औद्योगिक आयोग भारत आया और भारतीय उद्योगों के संरक्षण पर विमर्श किया। इस आयोग ने स्पष्ट अनुशंसा की थी कि कुछ प्रमुख मदों के लिए भारतीय उद्योगों को संरक्षण देना अनिवार्य है। ध्यातव्य है कि यह दौर प्रथम विश्व युद्ध का था, जिसमें अंग्रेजों को भारत का सहयोग आवश्यक हो गया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने धन की निकासी पर व्याख्यान दिया था, जिसके बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया। 1921 में इब्राहिम रहीमतुल्ला की अध्यक्षता में वित्तीय आयोग ने भारत के उद्योगों के संरक्षण की मांग की। ठीक है। वस्त्र उद्योग एकमात्र ऐसा उद्योग था जिसमें भारतीय पूंजीपतियों की अंशधारिता विदेशियों से अधिक थी। 1854 में बम्बई में कावसजी डाबर ने बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से सूती वस्त्र फैक्ट्री की स्थापना की, जो भारतीयों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री मानी जाती है। 1855 में बंगाल के रिसड़ा में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा जूट कारखाना लगा। 1854 में भारत की पहली कोल फील्ड रानीगंज में खोली गई। 1830 में आधुनिक इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास अर्काट, जो कि मद्रास में है, जेसिया मार्शल हिट द्वारा किया गया। 1874 में बंगाल आयरन एंड वर्क्स कंपनी स्थापित हुई, जो भारत में पहली आधुनिक लौह इस्पात की कंपनी बनी। 1907 में टाटा लौह इस्पात कारखाना निजी क्षेत्र में पहला इस्पात कारखाना लगाया गया। प्रथम विश्व युद्ध में इसके सहयोग को देखते हुए अंग्रेजों ने भारत में उद्योगों के संरक्षण पर ध्यान दिया। 1920 के बाद नए क्षेत्रों में भारतीय पूंजीपतियों द्वारा ही अधिक निवेश किया जाने लगा। 1927 में फिक्की की स्थापना से भारतीय उद्योगपतियों व स्वदेशी उद्योगों की संरचनात्मक आधार मिला। 1944 में बॉम्बे प्लान भारत के विकास के लिए निर्मित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव माना गया, जिसमें ठाकुरदास, मोदी बिरला आदि की विशेष भूमिका थी। तो चलिए, इस तरह आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके जो क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो यह है,
इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। तो ये IAS 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में प्रारंभ किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जमींदारों के साथ अस्थायी बंदोबस्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, तो यह कब लागू किया गया था? तो यह 1793 में लागू किया गया था। सर टॉमस मुनरो के भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, तो इसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त संबंधित है। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो इसमें मुनरो संबंधित रहा था। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो यह दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट पे आते हैं, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे दिए गए किस कथन में आती है? तो इसका जो सही परिभाषा है वह है ऑप्शन बी में, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये तो सभी को पता होगा, दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? तो इनमें से कौन थे? तो इनमें दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, RC दत्त भी थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और ये बताना है कि इसमें कौन से कथन सत्य हैं। तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सही है। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो इसका तीनों ही सही है कथन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें केवल वन सत्य है। उन्होंने इस बात को दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी, दादा भाई नौरोजी के बारे में देखना है। तो उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, तो इसका केवल आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है? तो इसमें से कौन आंसर होगा? तो इसके कारक के रूप में इसमें कोई भी सही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर कोई डी हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से इसमें कथन कारण दिया हुआ है और उसे बताना है कि सही है। तो कथन है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो इसका ए हो जाएगा, दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो इसमें से क्या था? तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण एक परिणाम था। निम्न में से कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? तो इसमें अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है, कौन सी? तो अस्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व का अधिकार जमींदार में निहित किया, तो ये तो सही है। अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषताएं हैं? तो यह थॉमस मुनरो की उद्भावना ब्रेन चाइल्ड थी, तो सही है। इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था, ये भी सही है। इस प्रणाली में कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए, तो ये तीनों ही कथन सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह अभ्यास प्रश्न भी कंप्लीट हो गया, आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करते ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। ओके।